मूवी की स्टार्ट में हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो कि किसी की लाश लेकर पहाड़ के ऊपर आता है। फिर ये आदमी अपनी कहानी बताने लगता है। ये कहता है कि मैं एक चलती फिरती लाश हूँ, वो भी बिना किसी रूह के, क्योंकि ये विक्टर फ्रेंस नाम के एक डॉक्टर को मिला था। उसे इसकी ये लाश काफी बुरी हालत में मिली थी, लेकिन फिर भी उसने एक्सपेरिमेंट करके इसे फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन बाद में उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने किस राक्षस को जिंदा कर दिया है, इसलिए आखिर में वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये शैतान किसी तरीके से बच जाता है। ये शैतान बदले की आग में था, इसलिए उसने अपने बनाने वाले को ही खोज निकाला और इसने उनकी वाइफ की जान लेकर अपना बदला पूरा किया। जब विक्टर फ्रेंस को इसके बारे में पता चलता है तब ये उस शैतान से बदला लेने के लिए उसका काफी दिनों तक पीछा करते हैं, पर वो भूख प्यास की वजह से ज्यादा दिन तक उसे ढूंढ नहीं पाए और कड़कती ठंड की वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन फिर भी विक्टर फ्रेंस उस शैतान के मालिक थे, अब इसीलिए उसने उसे अच्छी तरह से दफनाया, उसे उसकी वाइफ के पास ही दफनाया था। इस शैतान को लग रहा था कि अब यहीं पे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी यहाँ से इसकी एक नई जिंदगी शुरू होती है, क्योंकि एक बार राक्षसों का झुंड उसके ऊपर हमला करने लगता है। क्योंकि कोई एक ऐसी वजह है जिस वजह के लिए वो राक्षस उसे अपने राजा नावेरिया के पास लेकर जाना चाहते हैं। वो राक्षस उस शैतान के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। ये शैतान, इसका नाम एडम होता है, ये एक खास तरह की तलवार से इस राक्षस को मार देता है। तो उस राक्षस के जमीन में दफन होते ही एक अजीब तरह के पत्थर में जान आ जाती है और उसी की तरह कई और पत्थर जिंदा हो जाते हैं। ये सभी उस राक्षस को जाके मार देते हैं जो कि एडम के ऊपर हमला कर रहे थे, और इसके बाद वो अपने इंसानी अवतार में आके एडम को उठाकर अपनी रानी के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पे हमें आगे बताया जाता है कि ये जो राक्षस है ये कारगोइल है, जिन्हें पृथ्वी पे बाकी बुरे राक्षसों से लड़ने और मानवता की रक्षा करने के लिए भेजा गया है और इन्हें एंजल माइकल ने बनाया था। रानी एडम के मन को पढ़ने के बाद वो समझ जाती है कि शैतान को कैसे जिंदा किया गया है, और अब वो एडम को बुरे राक्षसों से होने वाली जंग के बारे में बताती है कि ऊपर माइकल सटर के खिलाफ युद्ध हारने के बाद सटर ने हजारों की तादाद में राक्षसों को पृथ्वी पे भेज दिया है, और वो सभी लोग मिलकर एक ऐसी जंग को शुरुआत करने वाले हैं जिससे इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, और इन सब का काम इन राक्षसों को ऐसा करने से रोकना है। वह इंसानों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो इन सब से अनजान है। एडम की शक्तियाँ देखने के बाद रानी उन्हें अपने साथ काम करने के लिए कहती है, लेकिन एडम इस बात से साफ ही इनकार कर देता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी अकेले बिताना चाहता था। लेकिन एडम के जाने से पहले ही रानी उसके लिए एक खास तरह की तलवार देती है जिससे वो उन राक्षसों से खुद की हिफाजत कर सके, क्योंकि किसी को भी कुछ भी खबर नहीं थी कि राक्षस एडम के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, और ये एक ऐसा हथियार है जिससे वो उन राक्षसों को उनकी असली जगह पे पहुंचा सकता है। अब इसीलिए एडम दुनिया के किसी कोने में जाके अपनी जिंदगी बिताने लगता है, लेकिन वो राक्षस एडम का दुनिया में किसी भी जगह पीछा नहीं छोड़ते हैं। अब देखते ही देखते ऐसे ही 200 साल बीत जाते हैं। अब एडम के आसपास की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी, लेकिन एडम अभी भी बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन अब वो उन राक्षसों से एकदम तंग आ चुका था। वो राक्षस एडम का शिकार करे इससे पहले ही एडम उन राक्षसों को खोजकर उनका शिकार करने लगता है। अब ऐसे ही एडम एक दिन उन राक्षसों को मार रहा था, तभी एक मासूम आदमी की जान चली जाती है, जिसके बारे में जब गोल्स को पता चलता है तब वो तुरंत ही एडम को अपने कब्जे में कर लेते हैं, क्योंकि एडम की वजह से इंसानों को डीमन और गोल्स के बारे में पता चल गया था, और इसीलिए सजा के दौर पे वो लोग एडम को हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। लेकिन एडम के फाइट के बीच में एक राक्षस उससे बच के निकल जाता है, और वो तुरंत ही अपने राजा नेबियस के पास पहुंच के उसे एडम के जिंदा होने के बारे में बता देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है राक्षसों का राजा और कालेल मिलकर एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिससे वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं, यानी कि एडम के ही लेवल का राक्षस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें पता चलता है कि फ्रैंकेनस्टाइन का बनाया हुआ एडम अभी भी जिंदा है, तो वो लोग उसे पकड़वाने के लिए भेज देते हैं अपने आदमियों को, ताकि वो लोग एडम से किसी भी मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा करने का फार्मूला पूछ सके। अब हजारों की तादाद में राक्षसों की सेना देखकर गोल्गाइस को समझ में आ जाता है कि वो लोग एडम को लेने के लिए ही यहाँ पे आ रहे हैं, और देखते ही देखते गोल्गाइस और डीमन के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब देखते ही देखते ये लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, जहाँ पे गोल्गाइस बहुत सारे राक्षसों को मार देते हैं, लेकिन वही राक्षस भी बहुत सारे गोल्गाइस को भी मार देते हैं। लेकिन हजारों की राक्षसों के सेना के सामने गोल्गाइस कमजोर पड़ने लगते हैं। अब अपनी आंखों के सामने गोल्गाइस को मरता हुआ देखकर गोल्गाइस एडम को आजाद कर देते हैं। अब एडम उनके साथ मिलकर उन राक्षसों को खत्म करने के लिए निकल जाता है, लेकिन इन राक्षसों का मेन लीडर जिसका नाम जोरियल था, जब उसके हाथों एडम नहीं लगता है तब वो गोल्गोल की रानी को अपने कब्जे
कब्जे में कर लेता है। अब एडम को पता चलते ही वो लियोनोर को बचाने के लिए उनके पीछे भागता है। वहीं गोल्गोइस की एक सेना को उनकी रानी ना मिलने की वजह से तो वो अपनी रानी को बचाने के लिए उसी फ्रैंकस्टाइन जनरल जो कि एडम को बनाया था उसकी बनाई हुई किताब जिसमें उसने मरे हुए लोगों को जिंदा करने की तरकीब लिखी थी उसे लेकर दुश्मन से सौदा करने का फैसला करता है। लेकिन एडम उस किताब को उन राक्षसों के हाथ नहीं लगने देना चाहता था। अब इससे पहले कि राक्षस जनरल जोरियल उस किताब को यहाँ से लेकर भाग पाता, एडम वहाँ पे पहुँच जाता है और एक बार फिर से एडम और राक्षसों के बीच में युद्ध चालू हो जाता है। लेकिन फिर भी जोरियल वहाँ से आखिर में बच के भाग निकलता है। उसका पीछा करते हुए एडम नेवियस के सीक्रेट लैब के अंदर जाता है। यहाँ पे आने के बाद एडम इनका प्लान समझ जाता है कि जो रूह जहन्नम में कैद है उन्हें धरती पे लेकर आना चाहता है और उन्हें मरे हुए लोगों के शरीर में डाल के एडम जितने पावरफुल लोगों को बनाना चाहता है। जोरियल उस बुक को अपने कमांडर को दे देता है। अब ये लेकर जाके उस बुक को उन साइंटिस्ट को दे देता है जो कि इनके मकसद में कामयाबी इन्हें दिला सकते हैं। असल में इन साइंटिस्ट को ये नहीं पता है कि ये जिनके लिए काम कर रहे हैं वो इंसानों की शक्ल में छुपे हुए एक राक्षस है। अब इससे पहले कि साइंटिस्ट उस बुक को ट्रांसलेट करके अपने काम में लग पाते, एडम यहाँ पे पहुंच जाता है। वो उस किताब को उन साइंटिस्टों से छीन के वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसे भी ये किताब कुछ समझ में नहीं आती है। अब इसका मतलब जानने के लिए एडम को उसी साइंटिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है। अब इसलिए वो छुप के टेरा का पीछा करता है और वो टेरा से मिलके उस बुक को समझने के लिए मदद मांगने लगता है। लेकिन वो डीमन और गोल्गोइस की कहानी पे विश्वास नहीं कर पाती है। लेकिन तभी वहाँ पे जोरियल एडम के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन एडम काफी ज्यादा होशियार था और वो उससे लड़ने लगता है और इस बार वो जोरियल को आखिरकार मार ही देता है। अब टेरा को भी एडम की बात पे यकीन आ जाता है और इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब टेरा उसे उस बुक के बारे में बता देती है, जिसके बाद एडम गोल्गोइस के पास जाता है उन्हें इसके बारे में बताने के लिए और साथ ही वो उस बुक को भी लौटाने का वादा करता है, इस शर्त के साथ कि वो टेरा को सेफ रखेंगे। अब इनकी रानी ने एक सुरक्षित जगह पे पनाह दे देती है। अब एडम के जाने के बाद हमें पता चलता है कि इनकी रानी की भी एक चाल है, असल में ये भी गद्दार है। इसका प्लान था कि एडम और टेरा के साथ उस जनरल को भी अपने कब्जे में लेना, क्योंकि वो इंसानों की खातिर एडम को जिंदा रख के खुद के ऊपर मुसीबत नहीं लादना चाहती। इसलिए अब वो अपने सबसे बहादुर सिपाही ग्रेडिया को एडम को मारने का आदेश देती है और साथ ही वो उससे उसकी किताब को हासिल भी करने के लिए कहती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेडिया और एडम के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है, लेकिन गोल्गोइस काफी ज्यादा पावरफुल थे और उनकी तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए एडम स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन एडम अपनी चालाकी से ग्रेडिया को मार के उसे उसकी जगह पे भेज देता है और रानी की धोखाधड़ी के पता चलने के बाद वो सबसे पहले उस किताब को ही नष्ट कर देता है ताकि फ्रैंकस्टाइन की एक खोज एक रहस्य ही बन के रह जाए। वही नेवियस ने टेरा को किडनैप कर लिया था क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि टेरा एडम के लिए काम कर रही है और टेरा इस किताब के बारे में अब सब कुछ जानती है। अब वो टेरा के सामने उसके पार्टनर का गला दबाने लगता है। वो टेरा से कहता है कि मुझे सब कुछ बताओ, मेरे लिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे पार्टनर को मार दूंगा। अब मजबूरन टेरा उसका साथ देने के लिए मान जाती है और देखते ही देखते उसका 200 साल पुराना सपना पूरा हो जाता है और धीरे धीरे उन सभी मुर्दों में जान आने लगती है। वही राक्षसों का खात्मा करने के लिए एडम सबसे पहले अपने पीछे गोल्गोइस की सेना लगा के आता है। एडम नेवियस की लैब को चारों तरफ से घेर लेता है गोल्गोइस की सेना के साथ और अब उनके बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। वही एडम नेवियस से टेरा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वही दूसरी तरफ रानी एक्सपेरिमेंट वाली जगह पे पहुंचती है। वो यहाँ पे नेवियस की डेड सेना को देखकर एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि लाखों मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा करने की प्रोसेस चल रही होती है। गोल्गोइस को भी समझ में आ जाता है कि ये सब पूरा होने से पहले उन्हें ये सब रोकना होगा, इसलिए सभी गोल्गोइस मिलके एक एक करके उन सभी को नष्ट करने लगते हैं। उनमें से कई सारे लोग तो दोबारा से जिंदा भी हो चुके थे, लेकिन समय से पहले ये लोग उन्हें खत्म करते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एडम और नेवियस में एक खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। एडम उन राक्षसों के राजा के सामने टिक नहीं पा रहा था। अब राजा एडम के ही शरीर में एक डीमन को पोजेस करने लगता है
है। अब एडम देखते ही देखते धीरे धीरे खूंखार राक्षस में कन्वर्ट होने लगता है, लेकिन नवेलियस फिर भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि एडम अपने शरीर में वापस चला जाता है अपनी आत्मा के साथ। यानी कि एडम की आत्मा एक बार फिर से अपने शरीर में वापस आ जाती है। अब एडम पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, इसलिए अब वो बड़ी आसानी से उनके राजा को मार देता है। अब उनके राजा के मरते ही उनकी राक्षसों की सेना वापिस से जहन्नुम में कैद हो जाती है और उसी में एडम और टेरा भी गिरने ही लगते हैं। लेकिन तभी सही समय पे वहाँ पे रानी आके उन्हें बचा लेती है। अब आखिर में रानी एडम को ग्रेन की जान लेने के लिए भी माफ कर देती है। अब एडम वादा करता है कि वो आगे भी इन राक्षसों से इंसानों की रक्षा करेगा और मूवी की एंड में वो खुद को एक नाम देता है फ्रैंकेनस्टाइन। और इसी की सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।